गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, बताइए सर आप। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ऑल राइट, ठीक है सर। तो हम लोग मेगा करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था मेगा करंट अफेयर्स। आज उसी को हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है। चलो, तो एक मिनट आपके कमेंट ऑन कर लूं। ऑल राइट, हाँ जी सर। तो एक बार आगे बढ़े, पिछले कुछ क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे के देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 पिछली क्लास में डिस्कस किया था। रिसेंटली द फर्स्ट आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 हैज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। एम 2023 ये किस कंट्रीज में स्टार्ट हुआ है? अच्छा, दुनिया जी पहली बार देख रहे Asian India Maritime Exercise 2023 has started in which of the following countries? It has been started in, correct answer is C, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सिंगापुर। ठीक है, ये कहां पर आपका स्टार्ट हुआ है? सिंगापुर में आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलो, तो पिछली क्लास में एज फार एज आई रिमेम्बर 12 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे ना। ये वाला, ये साउथ एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करी थी। ये क्वेश्चन नंबर 12। अभी निर्मला सीतारमण जी जाने वाली हैं इस मीटिंग में। ये लास्ट क्लास में यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी। इसके आगे आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड एन ऑनररी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बाय किंग चार्ल्स III फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन क्लासिकल आर्ट्स इन ब्रिटेन। ठीक है, अभी देखो ब्रिटेन के जो किंग बने हैं वो कौन है? किंग चार्ल्स III। ठीक है, एक एक ऑनर को प्रोवाइड करते हैं, वहां के जो किंग एक ऑनर प्रोवाइड करते हैं, उस ऑनर को कहते हैं, मतलब एक तरीके से रेस्पेक्ट कह सकते हो आप, एक अवार्ड कह सकते हो, मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, ये एक ऑनर प्रोवाइड किया जाता है, एक अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है वहां के किंग या क्वीन के द्वारा। तो अभी ये किस इंडियन को मिला है? जिन्होंने इंडियन क्लासिकल आर्ट को ब्रिटेन में प्रमोट किया है। ठीक है, तो इंडियन क्लासिकल आर्ट को ब्रिटेन में प्रमोट करने के लिए इनमें से किस पर्सन को मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर दिया गया है? चलो, इसमें करेक्ट आंसर इज डॉक्टर एम.एन. नंदा कुमारा। डॉक्टर एम.एन. नंदा कुमारा एक रिनाउंड संस्कृत स्कॉलर हैं और भारतीय विद्या भवन जो लंदन में स्टैब्लिश्ड है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ठीक है, वहां पर उनको अपने क्लासिकल आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखिएगा। ऑन अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपके एग्जाम का वो सिलेबस है। ठीक है, आपका जो सिलेबस है उसमें अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में एक बड़ा सेक्शन होता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का, उसका ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आप आ जाओ। India's first undersea twin tunnels is being constructed in which of the following cities? India's first undersea twin tunnels is being constructed in which of the following sea? ट्विन टनल बन रही है सर समंदर के अंदर, मतलब एक सिंगल रास्ता नहीं बनेगा, दो अलग अलग सेपरेट टनल्स बनेंगे, आने के अलग जाने के अलग। ये ट्विन टनल का कंसेप्ट पहला फर्स्ट टाइम इंडिया में डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो फर्स्ट इन इंडिया हो रही होती है, फर्स्ट इन इंडिया, तो वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंडिया फर्स्ट अंडर सी ट्विन टनल कहां पर बन रही है? तो ये बन रही है सर आपका मुंबई में। इसमें तुक्के में जनरली आप दो ही ऑप्शन लगाओगे, मुंबई या कोलकाता।
और इसमें क्या लगाओगे आप, मुंबई लगाओगे। ठीक है, तो ये पूरा इधर आप देख सकते हो जो कोस्टल एरिया है मुंबई का, यहाँ पर ये आपकी टनल डेवलप होगी। ठीक है, गिरगांव से स्टार्ट होगी और ये ब्रीच कैंडी यहाँ पर खत्म होगी। ठीक है, और इसका ये वाला जो सेक्शन है, इतना हिस्सा अंडर द सी होगा इस टनल का। ठीक है, तो ये बस इसके बारे में, ऐसा नहीं कि पूरा इसका चार्ट याद रखने बैठे जाओ, है ना। आप आर्किटेक्चर नहीं डिजाइन कर रहे हो वहां पर, ना ही उसका वो आर्किटेक्चर कुछ पूछेगा। तो सिंपल सवाल अगर पूछना होगा तो यही पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। इंडिया में पहली बार ट्विन टनल अंडर द सी बन रही है, कहाँ बन रही है, मुंबई में बन रही है, दैट्स इट। ठीक है, इतना ध्यान रख लिया, मोर देन एनफ है ना। ऐसा नहीं कि वहां बनाने को सोच जाओ कि ऐसे कैसे बन रही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Recently, ISRO has launched the Star Sensor Starberry Sense on board its polar satellite launch vehicle C-55 rocket. Starberry Sense has been developed by which of the following institutions? ठीक है, एक स्टार सेंसर स्टारबेरी सेंस को लॉन्च किया है इसरो ने। तो सवाल यह है कि ये स्टारबेरी सेंस किसने डेवलप किया है। ठीक है, ये स्टारबेरी सेंस किसने डेवलप किया है, आईआईएससी बेंगलुरु ने, आईआईटी मद्रास ने, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने, या फिर आईआईटी कानपुर ने। हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर बताइए। नहीं पता है तो बिंदास तुक्का लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टारबेरी सेंस करेगा क्या, जो स्पेस में छोटी छोटी सैटेलाइट्स हैं उनकी ओरिएंटेशन आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। ठीक है, तो किसने डेवलप किया, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने इसे डेवलप किया। अच्छा, इसी के साथ साथ हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि जो भी सैटेलाइट इसरो लॉन्च करता है तो वो किसके जरिए लॉन्च करता है, लॉन्च व्हीकल्स के जरिए लॉन्च करता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, उसको यूज करके सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। तो इसरो के पास कौन कौन से लॉन्च व्हीकल्स अवेलेबल है उसको एक बार आप देख लो। एक है SLV-3, एक है ASLV। ठीक है, इसका नाम सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV जियो सिंक्रोनस, है ना, लॉन्च व्हीकल MK2। फिर जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल MK3। तो अभी तक का जो सबसे जबरदस्त लॉन्च व्हीकल है इसरो के पास, GSLV MK3 है। इसी से आपका चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। ठीक है, चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च किया गया था वो इसी GSLV MK3 से लॉन्च किया गया था। तो सबसे ज्यादा वेट कैरी करने की टेंडेंसी, वो कैपेबिलिटी किसकी है, GSLV MK3 है। कितना दूर तक हमें सैटेलाइट भेजना है और कितना लोड हम उस लॉन्च व्हीकल को दे रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि इसरो डिसाइड करता है कि कौन से लॉन्च व्हीकल को यूज किया जाए। जब ज्यादा वेट होता है तो हम लोग कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज करते हैं, GSLV MK3। जैसे अभी ये स्टारबेरी सेंसर को जो भेजा गया उसके लिए क्या यूज किया गया, PSLV यूज किया गया। GSLV की अगर हम बात करें तो इसका पेलोड मास है 4000 kg, यानी इतना मास ये ले जा सकता है। 4000 kg का मास GSLV MK3 आसानी से ले जा सकता है। ठीक है, और इसमें 3 तरह के प्रोपल्शन है, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। पहले सॉलिड फ्यूल यूज होगा, जैसे जो पाउडर होता है ना, गन पाउडर टाइप, वो क्या एक सॉलिड फ्यूल है। फिर उसके बाद इसमें लिक्विड फ्यूल भी यूज होता है। फिर अगली स्टेज में क्रायोजेनिक फ्यूल भी यूज होता है। क्रायोजेनिक फ्यूल क्या होता है, लो टेम्परेचर पर
जो नाइट्रोजन यूज होता है उसी को हम लोग क्रायोजेनिक फ्यूल कहते हैं। ठीक है, तो 3 तरह का इसमें फ्यूल सिस्टम होता है और सबसे ज्यादा वेट उठाने की कैपेबिलिटी किसकी है? जीएसएलवी एमके3। तो सबसे जबरदस्त अगर आप लॉन्च व्हीकल देखोगे इसरो के पास, वो कौन सा है? जीएसएलवी एमके3। ठीक है, चंद्रयान 3 भी इससे भेजा गया था। क्लियर है सर यहां तक? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है तो काइंडली गिव मी ए थम्स अप। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लॉन्च व्हीकल्स से जो इसरो यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Who amongst the following has won the World Snooker Championship 2023? Who amongst the following has won the World Snooker Championship 2023? मार्क सेल्बी, मार्क एलन, रॉनी और सुलिवन या लूसा ब्रिग? बताइए सर। Who amongst the following has won the World Snooker Championship 2023? मार्क सेल्बी, मार्क एलन, रॉनी और सुलिवन या लूसा ब्रिग? ये तो स्पोर्ट्स का सवाल है, स्नूकर देखने वाले जरूर जवाब दें। ओके, तो जिस तरह से जूली डिकोजा और डेविड दा बोल रहे हैं लूसा ब्रेसिल, उनके कमेंट में कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। चलो करेक्ट आंसर की बात करते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती? लूका ब्रेसिल ने। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर है लूका भैया। क्या भी रहा, देखो ये मेरे हाथ बने ही स्नूकर जीतने के लिए, मैं नहीं जीतूंगा तो कौन जीतेगा? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। Which of the following companies has announced the second edition of its Startup Accelerator Women Founders Program in India? Which of the following companies has announced the second edition of its Startup Accelerator Women Founders Program in India? Google, Microsoft, Meta, Infosys? गलत पे गलत कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत क्वेश्चन बचे, बाकी भी ट्राई कर लेना। आप लोगों ने बताया नहीं अभी तक, आपकी स्क्रीन पूरी नहीं आ रही होगी तो मैं इसे सही कर देता हूँ। अब देखो, अब पूरा आ रहा होगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इन्फोसिस। तो ये स्टार्टअप एक्सेलरेटर विमेन फाउंडर्स प्रोग्राम, मतलब ये विमेन एम्पावरमेंट की बात करेगा स्टार्टअप्स में, तो ये भैया गूगल कर रहा है। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट में मेनली आप देख लेना गूगल ही इन्वॉल्व दिखेगा ना, तो अगर तुक्का मारना हो तो विमेन एम्पावरमेंट का इस तरह का कोई प्रोग्राम दिखे तो तुक्का किसको लगा देना? गूगल लगा देना, इनकेस नहीं पता है तो। क्वेश्चन नंबर 18। What is the rank of India in the recently released 2023 World Press Freedom Index by the Reporters Without Borders? ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और इसकी रिपोर्ट हर साल जब भी आती है कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है, हर साल ये न्यूज में आती है। तो अभी 2023 की इन्होंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज की है, क्योंकि जनरली इनके हिसाब से इंडिया की रैंकिंग प्रेस फ्रीडम में बहुत अच्छी नहीं है ना, तो फिर गवर्नमेंट उसको डिनाई करती, तो फिर उसकी लड़ाई चलती रहती है। तो अभी की अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 की भी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है, इट इज 161। ठीक है, 161 रैंकिंग है, करीब करीब 180 या 190 कंट्रीज हैं, उनमें से हमारी रैंक 160 आती है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंक हमारी बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इसी बात पे आप मेरे को बताओ वर्ल्ड फ्री प्रेस फ्रीडम डे किस दिन मनाते हैं? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस दिन होता है? हाँ जी, तो मीडिया की हालत तो देखो इंडिया में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसमें तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता।
वर्डप्रेस फ्रीडम डे, ये आपका मनाया जाता है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। ऐसी डेज एंड डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग एक क्वेश्चन डेज एंड डेट्स पे आ ही जाता है, ठीक है। हर बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन डेज एंड डेट्स पे आ ही जाता है, तो डेज एंड डेट्स जहां भी मिले उसको लपक के याद कर लो, ठीक है। जैसे वर्डप्रेस फ्रीडम डे की अगर हम लोग बात करें तो दैट इज 3 मई, 3 मई। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following has become the first ODF plus district in India? फर्स्ट ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, मंचेरियल महाराष्ट्र, अनूपपुर मध्य प्रदेश या वायनाड केरला? ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट इंडिया में कौन सी पहली ODF प्लस? मैंने कहा ना फर्स्ट इन इंडिया अगर कुछ भी हो रहा है तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपके एग्जाम के लिए, अगर कोई भी चीज फर्स्ट इन इंडिया हो रहा है तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट कौन सी इनमें से? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, मंचेरियल, अनूपपुर या वायनाड? ODF प्लस क्या होता है? ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, या मतलब लोग खुले में शौच नहीं करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा पूरा क्राइटेरिया ODF प्लस का क्या होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज केरला, ठीक है। थोड़ा तुक्का ही लगा सकते हैं कि यहां से साउथ इंडिया में ज्यादा सफाई रहती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायनाड केरला। अब किसी भी जगह को ODF कब डिक्लेयर करते हैं, ODF प्लस कब करते हैं और ODF प्लस प्लस कब करते हैं, तो एक बार देख लो। ODF तब कहेंगे जब पूरे दिन में एक भी पर्सन ओपन डेफिकेट करता ना पाया जाए, ठीक है। कोई भी जिला या फिर कोई भी गांव ओपन डेफिकेशन फ्री कब कहलाएगा, उसको ODF की कैटेगरी में कब रखा जाएगा? ये तब रखा जाएगा जब पूरे दिन में कोई भी पर्सन ओपनली डेफिकेट करता हुआ ना मिले, मतलब खुले में शौच करता हुआ ना मिले, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? ODF कैटेगरी। तो भारत सरकार का जो मिशन है ना, स्वच्छ भारत मिशन, तो उसके दो कंपोनेंट चलते हैं, एक स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और एक चलता है स्वच्छ भारत मिशन रूरल। तो जो रूरल वाला है वो विलेजेस को देखता है, अर्बन वाला डिस्ट्रिक्ट को देखता है। तो ODF तब डिक्लेयर किया जाएगा जब एक पूरे दिन में कोई भी एक सिंगल पर्सन ओपन डेफिकेट करता ना मिले, ठीक है सर, ये तो अच्छी बात है। ODF प्लस कब डिक्लेयर किया जाएगा? जब वो ऑलरेडी ODF हो, मतलब पूरे दिन में एक भी पर्सन ओपनली डेफिकेट करते हुए ना मिले, साथ ही साथ डेफिकेट छोड़ो वो यूरिनेट करते हुए भी ना मिले, ठीक है। ODF में तो ये है कि वो टॉयलेट करते ना मिले, और ODF प्लस में वो यूरिनेट करते हुए भी ना मिले, ठीक है, तब उसे कहेंगे ODF प्लस। साथ ही साथ जितने भी वहां पर कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स हैं सब काम कर रहे हो और वेल मेंटेन्ड हो, तब उस इलाके को हम क्या डिक्लेयर करेंगे? ODF प्लस डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। ODF प्लस प्लस कब होगा? जब वो ऑलरेडी ODF प्लस हो और साथ ही साथ वहां पर उस एरिया में जो भी सीवेज की फैसिलिटी है वो मैनेज्ड हो और सेफली ट्रीट किया जा रहा हो, वहां पर कोई भी डिस्चार्ज या डंपिंग नहीं हो रही हो डायरेक्टली ओपन ड्रेन में, मतलब ऐसा ना हो कि वहां से जो भी मतलब गंदगी निकलती है जिसे फीकल स्लज कहते हैं, तो कोई भी फीकल स्लज या सीवेज डायरेक्टली खुले नदी या तालाब में ना जा रहा हो, उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जा रहा हो एक ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए, ठीक है। अगर किसी शहर में ये सारी व्यवस्था है तो उसे हम क्या डिक्लेयर कर देंगे? ODF प्लस प्लस। ये बात समझ में आ रही है? देखो ये इसलिए भी आपको समझाना जरूरी है ताकि आपको ये भी क्लियरिटी रहे कि स्वच्छ भारत में हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो स्वच्छ भारत का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि आपकी गली और मोहल्ले की सड़कें साफ हो, स्वच्छ भारत का मतलब ये है कि कोई भी खुले में डेफिकेट ना करे, कोई भी खुले में यूरिनेट ना करे, और जितना भी वेस्टेज सीवेज जनरेट होता है वो सारा सीवेज डायरेक्टली नदी या तालाब में ना छोड़ा जाए, उसको ट्रीट करके छोड़ा जाए ताकि नदी या तालाब को नुकसान ना हो।
वरना अभी क्या होता है, अनट्रीटेड सीवेज आपका तालाब में या नदी में भेज दिया जाता है, उसकी वजह से वो नदी का पानी काफी गंदा हो जाता है और वही पानी आपके ग्राउंड वाटर में आता है और वहां से वो पानी जब हम पीते हैं तो वो हमें बीमारियां क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रोकने के लिए हाँ, एक हेल्दी लाइफ के लिए भी स्वच्छ भारत होना जरूरी है और यही पर्पज है स्वच्छ भारत मिशन का। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? ये ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 20। Recently, who amongst the following has been confirmed as the next president of the World Bank? नील मोहन, लीना नायर, अरविंद कृष्णा, अजय बांगा, इनमें से कौन नया प्रेसिडेंट बनने वाला है, विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? कुछ को आ रहा होगा सर ये कौन सी कंट्री है? ये कंट्री नहीं है सर, ये बैंक है ना, ये इंटरनेशनल बैंक है, ये कंट्री नहीं है सर, ये बैंक है। Who amongst the following has been confirmed as the next president of the World Bank? करेक्ट आंसर इज अजय बांगा। अजय बांगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं न्यूज में देखा होगा, इनको मास्टर कार्ड के सीईओ थे, है ना, वो सरदार जी जो है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, जो एक पूरा रील बनती थी ना कि कौन कौन से इंडियंस अमेरिका में टॉप पोजीशन पे हैं, तो उसमें अजय बांगा का भी नाम आता था। ठीक है, तो अब उनको वर्ल्ड बैंक का भी क्या बनाया जा रहा है, प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अब इंडियंस हर जगह पे रॉक कर रहे हैं, है ना, यूके हो, यूएसए हो, सब अपना जलवा है। वर्ल्ड बैंक कब क्रिएट हुआ था? 1944 में क्रिएट हुआ था और अकेले क्रिएट नहीं हुआ था, इसके साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी क्रिएट हुआ था, आईएमएफ भी क्रिएट हुआ था। ठीक है, पहले इसका नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फिर बाद में इसका नाम चेंज करके, कहा कि यार बड़ा मुश्किल नाम है आईबीआरडी, इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, वर्ल्ड बैंक कर दिया गया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक 3 बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, उनके नाम आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पहले करता था, एकदम से अभी कुछ साल नोटिस किया गया कि इसमें कुछ फ्लॉज हैं, इंडिया की रैंकिंग बहुत तेजी से 20-20, 30 रैंकिंग हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, तो वर्ल्ड बैंक को लगा था कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैलकुलेट करने के तरीके में कुछ गड़बड़ है, तो इस वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को ही पब्लिश करना बंद कर दिया वर्ल्ड बैंक ने। एक है आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है। एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी आपका कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। ठीक है, ह्यूमन ये जो इंडेक्सेस होती हैं, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है, तो इस वजह से ये रिपोर्ट ध्यान रखना कौन पब्लिश करता है। ठीक है, करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेक्शन। वर्ल्ड बैंक 5 इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है, जिसमें से आईबीआरडी अब इसका एक सेक्शन रह गया है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ये 5 इंस्टीट्यूशन से मिलके क्या बनता है, आपका वर्ल्ड बैंक बनता है। इसमें ध्यान रखना, इनमें से 4 का मेंबर तो इंडिया है, ये जो 5वीं वाली है ना, सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इसका मेंबर इंडिया नहीं है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना कि सबसे बड़ा शेयर होल्डर वर्ल्ड बैंक का कौन है, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है, विद 16.41%, तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, एंड देन आपका जापान है। याद करो एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी ऐसा ही था, यूएस जापान। ठीक है, फिर आपका जर्मनी है, फिर यूके है, फिर फ्रांस है, तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर वर्ल्ड बैंक का कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल विच हैज बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन टू हायर फैकल्टी मेंबर्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज? बताइए।
What is the name of the portal which has been recently introduced by the UGC to hire faculty members in the central universities? हाँ जी सर, क्या होगा आंसर? फैकल्टी मेंबर्स को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हायर करने के लिए यूजीसी ने एक पोर्टल बनाया, उस पोर्टल का नाम पूछ रहा है। चयन, बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीयू चयन, ठीक है, करेक्ट आंसर है सीयू चयन। चयन ये पोर्टल बनाया। यूजीसी क्या है सर? ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। यूजीसी एक्ट है 1956 का, उसके थ्रू ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उन्हें रेगुलेट करने का और रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है? यूजीसी करता है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। 1945 में इसको बनाया गया था। और यूजीसी के अंदर एक बॉडी है नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, हायर एजुकेशन के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको रैंक देने का, उनको ये चेक करने का काम किसका है? नैक का। ये एसेस करता है और एक्रेडिट करता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ग्रेड देता है, ए प्लस, बी प्लस, इस तरह की ग्रेडिंग प्रोवाइड करता है नैक। ठीक है, अगर आप आरजीओ वगैरह से हैं या किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपने डेफिनेटली नैक का काम, नैक सुना होगा ना। ये भी किसके अंडर काम करता है? यूजीसी के अंडर काम करता है। ठीक है सर, तो यूनिवर्सिटीज कंट्रोल करने के लिए इंडिया में कौन सी बॉडी है? यूजीसी है। बस ये बात आपको बेसिक पता होनी चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज National Manufacturing Innovation Survey NMIS, National Manufacturing Innovation Survey 2021 से 2022, which of the following is the most innovative manufacturing state? National Manufacturing Innovation Survey के हिसाब से which of the following is the most innovative manufacturing state? कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु या गुजरात? एक सर्वे जिसका नाम है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, उसके हिसाब से मोस्ट इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग स्टेट कौन है? कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात? बिल्कुल सही जवाब, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये सवाल बन सकता है रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलीज करता है। ठीक है, ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक मिनट रुकिएगा बस, है ना, एक मिनट दीजिए मुझे। ओके, ठीक है, ये शायद हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था कि एनएमआईएस कौन रिलीज करता है? डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करता है। ठीक है, इसके हिसाब से जो 25% इंडिया की फॉर्म्स हैं वो इनोवेटिव फॉर्म्स हैं। ठीक है, और इनोवेशन के मामले में सबसे आगे कौन है? कर्नाटका है, देन दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव है, देन तेलंगाना है, देन तमिलनाडु है। सबसे लोएस्ट रैंक कौन है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और ऑब्वियसली बात है वहां पर हिली एरियाज होने की वजह से वहां पर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कम हो पाता है। ठीक है, फिर देन आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बाद अगर आप देखा जाए लीस्ट रैंक आपका इंडस्ट्री के मामले में बिहार है ना, फिर आपका आसाम है, और फिर आपका झारखंड है। ठीक है,
चलो, तो ये एक डेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग पहुंचे, क्वेश्चन नंबर 23। Recently, the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has set a target of how much amount for the production of food grains for the year 2023 से 2024. तो cars going down the hill, कोई बात नहीं, जारी रखिए। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक टारगेट सेट करा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर द ईयर 2023 से 2024। 2023 से 2024 में प्रोडक्शन का एक टारगेट सेट कर रखा है कि कितना प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि अभी जो रिसेंट हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से सबसे ज्यादा हंगर इंडिया में है, भुखमरी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है। तो उसको अगर हमें बंद करना है, उसको कम करना है, तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अनाज दे पाए, ठीक है, और बेच भी पाए। तो करेक्ट आंसर इज, हम अपना प्रोडक्शन का टारगेट कितना रखे हैं, 332 मिलियन टन, ठीक है, 332 मिलियन टन। तो ये प्रोडक्शन सरकार बढ़ाएगी, ठीक है बात, ये सर सरकार प्रोडक्शन बढ़ाएगी, लेकिन कैसे बढ़ाएगी, ठीक है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट कितना रखा है, 332 मिलियन टन, पिछले साल से 2.6% बढ़ा के ये हमारा टारगेट है। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाएगी क्यों, कैसे सरकार, अलग अलग तरीके, जैसे क्रॉप्स के मामले में अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे इंटरक्रॉपिंग है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, नई नई एग्रोनॉमिक अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, जहां पर यील्ड कम आती है वहां पर अलग अलग डिफरेंट तरह की प्रैक्टिसेस करना, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके लगा के सरकार ने बड़े बड़े वर्ड्स बोल दिया है कि हाँ प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे, जैसे भी बढ़ाएं हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो कितना बढ़ाएंगे, 332 मिलियन टन लेके जाएंगे, ठीक है सर। चलो जी, तो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। Recently, for the first time, Indian Astronomical Observatory, ठीक है, Indian Astronomical Observatory above Mount Saraswati, in which of the following statutes have observed the aurora lights? Aurora lights आपने जरूर सुनी होगी, लोग जाते हैं, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर वाली जो कंट्रीज है वहां आप जाओगे तो देखोगे वहां पर एक बेहतरीन चमक रोशनी देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं ऑरोरा लाइट्स, ठीक है। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया में भी ये लाइट्स देखी गई हैं, ऑरोरा लाइट्स इंडिया में भी ऑब्जर्व की गई हैं। इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज फैक्ट, क्योंकि अभी तक इंडिया में ऐसा अभी तक नहीं हुआ था कि ऑरोरा लाइट्स देखने को मिल जाए, है ना। तो बट ये मजा जो पहले नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता था अभी इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो माउंट सरस्वती के ऊपर है उसने इसको ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो ये कहां देखने को मिला था, हाँ, तो ये मुझे लग रहा है सब देखने गए थे, सबको पता है। करेक्ट आंसर इज लद्दाख, लद्दाख में ये देखने को मिला था, ठीक है। ये जनरली आपको जो नॉर्थ पोलर एरियाज है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पर आपको ये लाइट्स देखने को मिलती है इस तरह से। जो नदर्न पोल में इनको कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस, और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ सदर्न पोल पे इसको कहेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। तो नाम इसके बदल जाते हैं। तो होता क्या है, देखो जो अर्थ है ना, अर्थ का एक एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। उस एटमॉस्फेयर के ऊपर आपने देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं इस तरह से, अर्थ के बाहर इस तरह से नॉर्थ हेमिस्फीयर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टकरा जाती, ठीक है। तो अर्थ को अगर आप नोटिस करोगे हमारा एटमॉस्फेयर कवर करता है, ठीक है। अर्थ को बेसिकली अगर आप देखोगे, अर्थ को हमारा एटमॉस्फेयर कवर करता है, और उसके बियॉन्ड एक मैग्नेटोस्फीयर है, ठीक है, एक मैग्नेटोस्फीयर है, वो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है सोलर विंड से, ठीक है। सन से आने वाली जो विंड्स है उसको हम सन से आने वाले जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको हम कहते हैं सोलर विंड्स। तो उन सोलर विंड से मैग्नेटोस्फीयर हमको प्रोटेक्ट करता है। तो जब ये सन से आने वाले चार्ज पार्टिकल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करते हैं तो उस इंटरेक्शन में रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन में ये जो गैसेस हैं वो लाइट रिलीज करती है, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो उस टकराने के चक्कर में इनके बीच में क्या होता है, एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन की वजह से गैसेस लाइट एमिट करती हैं
और वही लाइट हमको देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, इसमें गैसेस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, न्यूट्रिजन होता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स का कोलिजन एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट्स। जो अलग अलग कलर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप ऑफ गैस और अल्टीट्यूड ऑफ द कॉलिजन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या होता है, कैसे, मतलब कौन सा कलर होता है, वो सब उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कई बार अचानक से सन से बहुत ज्यादा तेजी से जो आपके चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इजेक्ट होते हैं। मेनी ऑफ द टाइम्स बहुत तेजी से चार्ज पार्टिकल सन इजेक्ट करता है, उसको कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। ठीक है, तो जब वो कोरोनल मास इजेक्शन होता है, एक बड़े अमाउंट में सन से चार्ज पार्टिकल अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं, तो आपको बड़े अमाउंट में इस तरह की लाइट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो कोरोनल मास इजेक्शंस क्या है? आर इरप्शंस ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड्स फ्रॉम द सन while solar flares are burst of energy। ठीक है, तो सन की तरफ से जो आपका एनर्जी या फिर चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर या मैग्नेटोस्फेयर से टकराते हैं, तो व्हाट यू विल सी इज द ऑरोरा। ठीक है, जो मैग्नेटिक स्टॉर्म एक वर्ड होता है उसको ध्यान रखना, उसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय सोलर एमिशन। मतलब जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे ये सोलर विंड अटैक करती हैं, तो उसकी वजह से जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को नुकसान पहुंचता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जो मैग्नेटिक स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, उसी को हम कहते हैं जो मैग्नेटिक स्टॉर्म। तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो न्यूज में आ जाती हैं। खास तौर से आपसे ये अगर पूछ ले ऑरोरा, तो आम भाषा में क्या समझाओगे? ऑरोरा अगर आम भाषा में पूछ ले तो क्या समझाओगे? सन की तरफ से चार्ज पार्टिकल अर्थ के एटमॉस्फेयर मैग्नेटोस्फेयर से टकराए और टकराने की वजह से एनर्जी रिलीज करी, और वो एनर्जी हमें किसकी फॉर्म में दिखती है? लाइट की फॉर्म में दिखती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑरोरा कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आम भाषा का जवाब है और इतना बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नदर्न हेमिस्फीयर में है इसीलिए दिखा, सदर्न हेमिस्फीयर में भी दिखता है। आपका जो ऑरोरा है वो साउथ पोल्स पे भी होता है, उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है सर, बेसिक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये देखो, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं ना, ये घंटों के अपने आप में टॉपिक हैं। आई होप आप इस चीज को समझ पाओ, और हमें 1 घंटे में पूरा करंट अफेयर्स भी पढ़ना होता है, तो उस वजह से इसको बहुत आम भाषा में साफ शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशंस जो भी यूज हुई है उसकी मीनिंग भी लिख दिया, ताकि आपको कल दोबारा कभी कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ से पढ़ पाओ। ठीक है, बाकी आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है एक बेसिक मतलब समझ में आया होगा ऑरोरा क्रिएट कैसे होता है। ठीक है, मान लो कभी इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछ ले तो आप बेसिक बात बता पाओ, है ना? ऐसा नहीं कि सर नहीं हमने तो लाइट ही नहीं देखी, तो ऐसा मुकर नहीं जाना है, एक बेसिक बता देना है। ठीक है सर, चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। रिसेंटली विमेन जर्नलिस्ट नीलूफर हमीदी, इलाहा मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी have been named as the laureates of the 2023 UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize. They are from which of the following countries? तो नीलूफर हमीदी, इलाया मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी ये 3 विमेन जर्नलिस्ट हैं। किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? इनको यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया जा रहा है। इनको यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया जा रहा है। ये तीनों विमेन जर्नलिस्ट किस कंट्री से बिलोंग करती है? ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार या फिर लीबिया। ठीक है, तो इसमें आई थिंक नरगिस मोहम्मदी तो अभी काफी न्यूज में थी, तो ये सब फेमस जर्नलिस्ट हैं। ये तीनों अभी जेल में हैं। किसकी जेल में है? ईरान की जेल में है। ठीक है, तो इनको क्या मिल रहा है? यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिल रहा है। ठीक है, तीनों कहां से बिलोंग करती हैं? ईरान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इसका जो नाम पड़ा है गुलेर्मो कानो इसाजा के नाम पे पड़ा है। और गुलेर्मो कानो इसाजा कौन है? कोलंबियन जर्नलिस्ट थी who was assassinated in front of the offices of his newspaper El Espectador in Bogota, Colombia
उनका जो न्यूज़पेपर का ऑफिस था उसके बाहर ही उन्हें असैसिनेट कर दिया गया था, कोलंबिया में, कोलंबिया कैपिटल बोगोटा में। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर इस प्राइज का नाम रखा गया। ठीक है सर, तो ये तीनों लेडीज आपका नीलोफर हमीदी, इलाहा मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? ईरान से। ठीक है, चलिए यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। Recently, Indian Army has conducted the Buland Bharat exercise in which of the following states या UTs? इंडियन आर्मी ने बुलंद भारत एक्सरसाइज कंडक्ट की है, किस स्टेट या यूटी में करी है? यही क्वेश्चन ध्यान रख देना कि बुलंद भारत आर्मी ने करी है ना, नेवी या एयरफोर्स ने नहीं करी है। तो बुलंद भारत, ऐसा नहीं बुलंद मतलब ऊंचाई, ऊंचाई पे एयरफोर्स होती तो तुक्का लगा के एयरफोर्स लगाया हो। ठीक है, तो कभी कभी तुक्का सेहत के लिए खराब भी होता है, तो ध्यान रखना। तो ये बुलंद भारत एक्सरसाइज आर्मी ने करी है, कहां पर करी है? जिसको इसका आंसर नहीं पता है वो एटलीस्ट अरुणाचल टाइम्स ही पढ़ना शुरू कर दे, मेरी राय रहेगी। करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपके कहां पर हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सवाल था, खाता खोलने वाला सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Recently, SEBI has introduced the legal entity identifier system. There are total how many alphanumeric characters in the LEI code? देखो अभी तक आरबीआई और इंटरनेशनल लेवल पे एक कोड यूज होता था, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। मतलब जैसे हमारा आधार कार्ड होता है ना, जैसे हमारी कंट्री में हमारी पहचान आधार कार्ड से हो जाती है, इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर अब कोई पर्सन कौन सी कंट्री का है, कोई पर्सन कौन सी कंट्री का है, तो हर एक पर्सन की इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनानी थी। जैसे या ऐसे समझो हमारे यहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आइडेंटिटी कार्ड क्या यूज होता है? पैन कार्ड यूज होता है। इंडिया में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप पैन कार्ड यूज करते हो, ये आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। आप 10 बैंक अकाउंट खोल लो, बस पैन कार्ड आपका सिंगल रहेगा, एक सिंगल पैन कार्ड से आपकी सारी डिटेल निकल आएगी। इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में हर एक पर्सन की आइडेंटिटी किससे जुड़ती है? LEI कोड से। जैसे हमारे इंडिया में अगर बिजनेस करना है तो आपको पैन कार्ड होना जरूरी है, इसी तरह से अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करते हो तो वहां पर भी एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं LEI, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तो अब सेबी ने भी ये LEI का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो सवाल यह है कि जो LEI कोड होता है उसमें कितने अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं? तो टोटल 20 कैरेक्टर का ये कोड होता है, 20 कैरेक्टर का ये कोड होता है that identifies legally distinct entities that engage in financial transactions। तो वर्ल्ड वाइड जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर रहा है तो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है LEI। जस्ट लाइक इंडिया में हम लोग क्या यूज करते हैं? जस्ट लाइक इन इंडिया वी यूज पैन कार्ड। ठीक है सर, इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी, अरे बाप रे, यामिंग जी इतना मेहनत आपने किया है या कहीं से कॉपी पेस्ट किया है? उम्मीद है कॉपी पेस्ट किया हो, क्योंकि इतना मेहनत अगर आप इसमें कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। कुछ हुनर की तारीफ जरूरी नहीं होती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनवील्ड द अनमैन्ड मिनी सबमरीन नेम्ड ब्लू व्हेल? ये ब्लू व्हेल नाम की
अनमेन्ड मिनी सबमरीन किसने बनाई है? मतलब ये सबमरीन है सर, है ना, छोटी सी सबमरीन है, अनमेन्ड है, मतलब इसमें कोई भी नहीं बैठेगा, ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी। जैसे अभी टाइटैनिक को ढूंढने गए थे, उसमें 5 लोग बैठ के गए थे, टाइटन में डूब गए, इम्प्लोड हो गई, ये अनमैन्ड है, तो ये इम्प्लोड भी हो जाए तो जान का खतरा नहीं है इसमें। ये इम्प्लोड भी हो जाए तो जान का खतरा नहीं। तो ब्लू व्हेल नाम की अनमैन्ड मिनी सबमरीन किसने बनाई है? ये इजराइल ने बनाई है, ठीक है। छोटी साइज की होगी तो मैन्यूवर करना उसे आसान रहेगा, मतलब उससे खुफिया जानकारी लेना आसान रहेगा, और कोई अगर दुश्मन देश पकड़ भी ले तो भी टेंशन नहीं, डिस्ट्रॉय कर दो, उसमें कोई जानी नुकसान तो हो नहीं रहा है, ठीक है। चलो जी, हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है तो मेरे को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। द मेंस जूनियर एशिया कप 2023 हॉकी विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जूनियर एशिया कप 2023 किस कंट्री में होगा? मलेशिया, पाकिस्तान, यूएई या फिर ओमान? मेंस जूनियर एशिया कप 2023 कौन सी कंट्री में होने वाला है सर, बताइए। मलेशिया, पाकिस्तान, यूएई या फिर ओमान? इट विल बी हेल्ड इन ओमान। ओमान की लोकेशन याद रखना, सऊदी अरेबिया के नीचे 2 कंट्रीज है, एक तरफ है यमन, ये है आपका ओमान, ठीक है। ओमान की कैपिटल, ओमान की कैपिटल ध्यान रखना मस्कट, ठीक है। ओमान की कैपिटल मस्कट, ठीक है। और ये जो यूएई वाला एरिया है ना, यूएई वाले एरिया में भी एक छोटा सा पेनिनसुला है, ये भी ओमान का ही है, इसे कहते हैं मुसंडम पेनिनसुला, इसको कहते हैं मुसंडम पेनिनसुला, ये भी किसका है? ये ओमान का है, ठीक है। और ये वाला वाटर बॉडी गल्फ ऑफ ओमान, ये आपका पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो ओमान की लोकेशन ध्यान रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट ओमान का क्या याद रखेंगे? कैपिटल याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। India's first international multi-modal logistic park is being developed in Jogighopa. It is in which of the following states? इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ये लॉजिस्टिक पार्क का मतलब क्या है? मतलब ये एक एरिया होगा जहां पर सर्विसेज को बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा, ठीक है। यहाँ पर ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, मतलब उस एरिया में पोर्ट्स की, है ना, रेलवेज की, और आपका जो रोड्स हैं और जो वाटरवेज है उनकी एक बेहतरीन कनेक्टिविटी बनाई गई होगी, ठीक है। मान लो एक पॉइंट पर कोई भी आपका मतलब प्रोडक्ट आता है, उसको बी पॉइंट तक ले जाना है, तो इस एरिया में एक बेहतर कनेक्टिविटी बनाई गई होगी कि यहां से यहां तक पानी से जाएंगे, फिर यहां से यहां तक रेल से जाएंगे, फिर यहां से यहां तक रोड से जाएंगे, ठीक है। तो एक इस तरह से पूरा बेहतरीन ऑर्गेनाइज तरीके से लॉजिस्टिक्स अरेंज कर देना ताकि कोई भी गुड्स बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके। उसमें वाटरवेज की जरूरत पड़े तो आपने वाटरवेज भी यूज करा, रेल ट्रैक्स की यूज जरूरत पड़े आपने वो यूज किया, और रोड्स की जरूरत पड़े तो आपने रोड्स यूज किया। तो इन सब का इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पूरा जो कॉम्बिनेशन है उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। और ये इंटरनेशनल है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जोड़ता है। ये कहां पर लोकेटेड है? जोगीघोपा में। जोगीघोपा से तो ऐसा फील आता है कि ये बांग्लादेश से हमें कनेक्ट कर रहा है,
और बांग्लादेश से अगर कनेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली जोगी घोपा या तो आसाम में होगा या वेस्ट बंगाल में होगा। करेक्ट आंसर देख लेते हैं, तो ये कहां पर है, आसाम में। ठीक है, ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगी घोपा कहां पर है, आसाम में। और वही ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की। It will combine several types of free transportation through highways, road rails and inland waterways। ठीक है, तो जो भी ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़े वो सारी व्यवस्था अगर किसी एरिया में अरेंज है तो वो एरिया क्या कहलाएगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है सर, पार्क का मतलब ये नहीं कि मतलब वहां पेड़ पौधे ही लगे हों तभी उसको पार्क कहोगे। पार्क किसी भी एक जगह को कहते हैं जहां पर कोई चीज ऑर्गेनाइज तरीके से रखी गई। ठीक है, पार्क मतलब ऐसी जगह जहां पर कोई भी चीज ऑर्गेनाइज तरीके से रखी गई, मतलब जरूरी नहीं वहां पर पेड़ पौधे लगे हो तभी आप उसे पार्क करो। ठीक है, चलो, तो यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, अगर कुछ सीख के जा रहे हो, लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने कलीग के साथ इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, ऑलराइट, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।